हेलो बच्चों की हाल चाल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री हाट पर आप सभी का स्वागत है। आज जो है फाइनली बहुत लोगों ने कहा कि मैम आपने हाइड्रोकार्बन का एल्कीन क्यों दे दिया। तो वो एक्चुअल में बस जस्ट फॉर योर कहते हैं ना कि आप समझ लो कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक में क्या है। अब फाइनली आज हम लोग जो है ग्रेड 11 का सारा होल सिलेबस जो पूरे एंटायर ईयर का है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आज समझेंगे और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ब्रीफ में नहीं कहते ना कि थोड़ा सा उसको समझते हैं कि एक्चुअल में उसमें क्या होगा जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बी अटेंटिव एंड यू ऑल हैव टू बी केयरफुल, लिसन केयरफुली कि यहाँ पे आज क्या मैम बताने जा रही। और हाँ, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट 2 आवर के अंदर आप लोग की एक नेक्स्ट वीडियो रिलीज होगी जो कि है जो पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। इसी में हम लोग जो है इसका पहला लेक्चर जो है आज वो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, पहली चीज है इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट की बात करें जो हमारे चैप्टर्स में है टोटल 12 यूनिट्स हैं। ठीक है, 12 यूनिट है और 12 यूनिट में भी आपको 12 क्या 13 यूनिट है, 12 से 13 यूनिट है। तो अब इनको बहुत अच्छे से क्या है हम लोग को केयरफुली इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे और आपको सिंपली मालूम होगा कि अब आप बड़े हो गए हो और आपकी जो केमिस्ट्री है वो 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की और द लास्ट वन इज जो कि बहुत सबको डिफिकल्ट लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जिसको आगे अच्छे से उसको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो अब मेरे साथ बिल्कुल कहते हैं ना ये 11th की लड़ाई में जिसमें आईआईटी नीट जेई की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और आपका जो 11th का कोर्स है वो भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि कोचिंग फ्री इंडिया बनाने के लिए आपको फ्री में अगर यहाँ पे लेक्चर मिल रहे हैं तो बिल्कुल देखिए, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर आएंगे। ठीक है, अगर मे बी 12th का आया वीडियो तो फिर मैं ऐसे करूंगी 3 दिन जो है आपका ये क्या कहते हैं 3 दिन आपके लेक्चर होंगे और 3 दिन उनके, यानी कि अल्टरनेट पे या मे भी हो सकता है या स्टार्टिंग के 3 दिन हो सकता है। ठीक है, संडे को कोई क्लासेस नहीं होंगी एंड सैटरडे को आपका जो भी है रिवीजन क्लास या व्हाटएवर ये सारी चीजें होंगी। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ओके, यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट में हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या मतलब इंट्रोडक्शन जैसा है कि इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम भी है और उसको थोड़ा सा कहते हैं ना यहाँ पे 11th में आके थोड़ा और ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर को थोड़ा सा डीपली स्टडी किया जाएगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, यू ऑलरेडी नो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती थी। उन्होंने जो डाल्टन थे उन्होंने सबसे पहले एटॉम की थ्योरी दी थी, दैट्स व्हाई इनको कहा जाता था फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने बोला कि एटम सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है जो कि इंडिविजिबल होती है। बट हाँ, बाद में रदरफोर्ड का जब एक्सपेरिमेंट आया तो ये चीज निग्लेक्ट कर दी गई कि नहीं, एक्चुअल में एटम नहीं, एटम से भी छोटे होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये वैसा नहीं होगा जो आप 6th 7th 8th या 9th में पढ़ते हो, थोड़ा सा और ब्रीफ में जाएंगे, डीप में जाएंगे। मॉलिकुलर मास, अब देखो मैं जिस यूनिट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मार्क करती जा रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब बात होगी मॉलिकुलर मासेस की, यानी कि किसी भी एटॉम के जो भी मॉलिक्यूल्स है, किसी भी कंपाउंड के, उसका हमें एटॉमिक मास निकालना है। और एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, आप एटॉमिक वेट जो है उन्हीं को क्या है किसी भी मॉलिक्यूल का आप निकालते हो तो उनका कैलकुलेशन करके यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार हिंदी में भी बता दो, मेरे बच्चे कहेंगे मैम हिंदी मीडियम वालों को भूल गई। नहीं, मैं हिंदी मीडियम वालों को नहीं भूली हूँ। मॉलिकुलर मास का मतलब है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब मोल प्रभाज बोलता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है मोल का कॉन्सेप्ट चलेगा तो यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, यानी कि हिंदी में नॉर्मलता बोलते हैं, मोलरिटी मोलरता बोलते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशतता क्या होती है उसको पढ़ेंगे। इंफेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला, यानी कि जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको निकालेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी उनको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके जो है मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको हम लोग मेन हमारा यही है। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट पे। अच्छा हाँ, फर्स्ट यूनिट में याद रखिएगा जो मेरा पहला लेक्चर होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया तो इसका मतलब फिर आपने केमिस्ट्री मिस कर दिया। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ 2 घंटे बाद ही वो वीडियो आएगी, तो बिल्कुल देख लीजिएगा।
अच्छा, उसमें सबसे पहले आपको पहले कुछ नॉर्मल चीजों के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि आप कैसे फॉर्मूले जो है बनाओगे, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो ये सारी चीजें होंगी। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारी सेकेंड यूनिट है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं क्या होगा एक्चुअल में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के बारे में तभी आप जान सकते हो जब आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मालूम हो। तो यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे मालूम चला, रदरफोर्ड कहाँ से आए, रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये सारी चीजें के बारे में बात होगी। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार, ठीक है, संभारिक और क्या बोलते हैं हिंदी में, और क्या बोलेंगे, आइसोबार का मतलब संभारिक और इसको बोलते हैं समस्थानिक। यस, आइसोटोप्स का मतलब समस्थानिक, आइसोबार का मतलब संभारिक। ओके, भारिक मतलब, आइसोबार का मतलब जिसके एटॉमिक वेट बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं, और आइसोटोप्स का मतलब जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक वेट जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, बताएंगे। थॉमसन मॉडल, अब यहाँ पे जब एटम्स की डिस्कवरी कर ही दी थी डॉल्टन ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिल ही गया था, तो जितने भी लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, उन्होंने मॉडल को लेके, एटम को लेके अपनी अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, कि एटम ऐसा होता है, एटम वैसा होता है, तो कैसा होता है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में सबसे पहले अगर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो थॉमसन ही जो थे, जे थॉमसन, उन्होंने ही क्या किया था, इसको मतलब उसके बारे में बताया था कि जैसे पुडिंग होती है, वाटरमेलन होता है, मतलब तरबूज होता है, उसमें क्या, तरबूज का जो लाल वाला पार्ट है वो उसका द्रव्यमान है, यानी कि मास है पूरे उसका, प्रोटॉन समझ लो, और जैसे ब्लैक ब्लैक जो उसमें शीट्स होती है, बीज होते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा उन्होंने बताया था, जो कि बाद में बिल्कुल रॉन्ग माना गया था कि ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, फिर हमारे बोहर साहब आए, बोहर साहब ने अपना एक मॉडल दिया, उनमें भी थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई थी, तो अब चलो ये सब बातें करेंगे। थॉमसन के बाद भी बहुत लोग आए थे, तो बीच में सारी बातें होंगी, तो ये हमारा कहीं ना कहीं हाँ इंपॉर्टेंट है, बट अब आगे की बात करते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट है इंपॉर्टेंट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम, अनिश्चित है, तो हाइजेनबर्ग ने कुछ बोला था, क्या बोला था उन्होंने, बस जो भी बोला था बताते हैं। जैसे उन्होंने ये बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके वेग, यानी कि उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन दोनों एक साथ में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो कैसे, क्या था, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स, अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट में आप लोग के एलिमेंट पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे के एल एम नहीं करना है, यानी कि 8 18 8 8 18 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, 2 8 18 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा एसपीडीएफ। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स क्या था, जो एसपीडीएफ है ये सब सेल्स होती हैं, केएलएम क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसपीडीएफ यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करता है, क्वांटम नंबर्स। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, सेकंड हमारा एजीमुथल होता है, तीसरा मैग्नेटिक होता है, एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये पढ़ेंगे, डोंट वरी, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं, मजा आएगा। शेप एसपीडीएफ पढ़ोगे, बट उनका शेप कैसा होता है, तीनों ऑर्बिटल्स, चारों ऑर्बिटल्स का, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हम उनका शेप पर डिस्कस करेंगे तो कुछ बातें यहाँ से क्लियर होंगी। अब आए अब्बाहू, जब एसपीडीएफ की बात आई तो अब्बाहू प्रिंसिपल थी, इन्होंने ये बोला था कि जितने भी तुम्हारे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे 2 8 18 होता है, तो बाद में होता है एसपीडीएफ को लेके होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये बताऊंगी क्या है। तो अफवाहों ने बोला कि सबका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का एनर्जी लेवल होगा, उसी हिसाब से फिल करना होता है, मैं बताऊंगी कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो अफवाहों ने दिया। पाउलीज का अपना था कि भाई किसी भी क्वांटम नंबर की चारों, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं, क्वांटम संख्या होती हैं, वो बराबर कभी नहीं हो सकती, ये सारी चीजें बताई थी। हुंस ने बताया था कि किसी भी एसपीडीएफ में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो कैसे फिल किए जाते हैं, उसका भी एक अपना उन्होंने रूल बताया था, उसको बताया था। द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखो इसको, जिसको ये आ गया तो वो इनऑर्गेनिक डील कर लेगा। ठीक है, तो अब बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी, सो यू डोंट नीड टू बी वरी। ओके, अब बात करते हैं, एसपीडीएफ पढ़ा, शेप पढ़ा, तो अब यहाँ पे हाफ फील्ड और कंप्लीटली फिल एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपको बिल्कुल हर हाल में तैयार करने हैं, ना आए 6 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, ओके, अब आगे की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज।
प्रोडिक्ट टेबल है, आपने 10th में पढ़ा भी होगा, वो बात अलग है कि मैंने लेक्चर नहीं बनाया था, बट जितने 11th वाले हैं जो 12th में गए हैं उनको मैंने पढ़ाया था। तो एक्चुअल में क्या प्रोडिक्ट टेबल, आपको आइडिया तो है ही है। प्रोडिक्ट टेबल का क्या था, प्रोडिक्ट टेबल में डिफरेंट टाइप्स के आयनिक त्रिज्या और क्या कहते हैं आयनिक त्रिज्या है और आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस नेचर, तो ये सारी चीजें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, तो ये सब पढ़ा था। तो यहाँ पे भी थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। तो याद रखिए सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने बनाई थी, नीदरलैंड ने बनाई थी, सारेगामापा धानीसा ये सब थे। फिर मेंडलीफ आए तो उन्होंने क्या दिया, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी एक खासियत बता दे रहे, वो आज भी फॉलो करती है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई यानी कि परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, आयनिक त्रिज्या यानी कि आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, इनर्ट गैसेस की बात करेंगे, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी और वैलेंसी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको तो बहुत अच्छे से देखना और कोई ज्यादा पैनिक होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अब दूसरी यूनिट यानी कि हम यूनिट नंबर 4, 5, 6 की बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, अभी ही करूंगी। तो ये बताओ कितने लोग चाहते हैं कि मेरी क्लास हफ्ते में एक दिन, अब रोज तो पॉसिबल नहीं है लाइव क्लास लेने के लिए, कितने लोग चाहते हैं कि मेरी क्लास हफ्ते में एक दिन लाइव हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट लाइव क्लास हो मेरी, देन कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ओके सो अब यहाँ पे हम लोग यूनिट 4 और 5 की बात करते हैं। ओके सो अब बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट बताई है, ये 4th यूनिट है, ये हमारी इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। ये अगर बेटा आपको आ गया तो इसका मतलब आपकी इनऑर्गेनिक स्ट्रांग हो गई काफी हद तक, ठीक है। सो इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। पहली चीज तो इनऑर्गेनिक में ये जो ये पोर्शन है यूनिट नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि इनऑर्गेनिक के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, वी हैव टू डिस्कस हियर। ओके, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं यानी कि आयनिक बंध किसे कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, इसको बात करेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर की हिंदी में बोलते हैं लुईस संरचना, तो उसके थ्रू भी क्या है बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे पोलर करेक्टर यानी कि ध्रुवीय करेक्टर जो होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का, सहसंयोजी बंध का, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध जो होता है उसमें क्या करेक्टर होता है वो यहाँ पे डिस्कस होगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये सब तो चीजें चलो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लुईस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब इतना पढ़ लेंगे देन उसके बाद हम लोग को वीबीटी पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बेसिस पे ही बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी, ठीक है। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ही सही होता है, ठीक है। आंसर सुन के, ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, यस ज्योमेट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीएसपीआर थ्योरी, वीएसपीआर थ्योरी में क्या था कि उन्होंने भी बहुत सारे कैरेक्टर दिए थे कि अगर ऐसा होगा, इस टाइप का ज्योमेट्री होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे उसकी। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्विंग ऑफ एसपीडीएफ, क्या होता है sp1 sp2 बात करेंगे। ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ द सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी सिंपल मॉलिक्यूल्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओटी, ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं रेड मार्क दिख रहा है। एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एमओटी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, और हमें पढ़ने सिर्फ और सिर्फ होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि N2 H2 एक जैसे मॉलिक्यूलर, डाई का मतलब जहां दो हो उनको पढ़ना है। और हाइड्रोजन बॉन्ड भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें वी हैव टू डिस्कस हियर। ओके, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट मंथ या जब भी ये आएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हमें लाइन से ही पढ़ना होगा 1 2 3 4। ओके, अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, जिससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। इसमें 2 चैप्टर हैं जिसमें बच्चों को डर लगता है, पहला तो थर्मोडायनेमिक्स एंड इसके बाद वाला जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन।
बट ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ना टाइम टू टाइम, मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालूँ और आप टाइम टू टाइम लेक्चर जो है इसका उसके नोट बनाएं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो अब इस पे बात करते हैं। ऊष्मागतिकी बोलते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स को, यस हिंदी में। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, वर्क हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, स्टेट्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये तो थोड़े ये तो इंपॉर्टेंट ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, हेस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी सबका कहते हैं ना कि एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ ऑफ डायनेमिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ इतना खास है नहीं इसमें। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जब भी ये टॉपिक आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यूनिट नंबर हम लोग का जो 7th है और 8th है। तो फिजिकल में इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था की बात करेंगे, बैलेंस दोनों तरफ। तो आपको मालूम है कि रिएक्शन में क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या हमारा रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद। ठीक है ना, और इधर अभिकारक। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, एक्चुअल में ये अगर दोनों समान अवस्था में रहते हैं, एक टाइम एक कंडीशन ऐसे आती है, तो उसको ये साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। डायनेमिक नेचर क्या होता है ऑफ इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट है। रेड मार्कर कहाँ गया मेरा, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे केपी और केसी एक होता है, भी सीखोगे। अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम को कैसे, क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जो इक्विलिब्रियम को साम्यावस्था को इफेक्ट करते हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, या क्या कहते हैं, या फिर कोई भी कैटलिस्ट आ गया तुम्हारा, तो किस वजह से होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो ली चैटलरी प्रिंसिपल, यानी कि हिंदी में बोलता है लाशा तेलीय नियम, नाम एकदम अलग हो गया। तो उससे पीएच क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर सोल्यूशन क्या होता है, बफर विलियन क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। हेंडरसन इक्वेशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समायनिक इफेक्ट बोलते हैं, समान आयन हो जिसमें। यूनिट नंबर 8 जो है रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको बच्चों को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैंने बोला था जैसे। तो अब इसको देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे। रिडक्शन का मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है ना, और रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या पढ़ेंगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन पता ही है कि इसमें होता है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यूनिट 9 जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या है, आपको हाइड्रोजन के पढ़ने होंगे, प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर अब क्या होता है कि इसी से हैवी वाटर बनाया जाता है, तो हैवी वाटर के बारे में जानेंगे। हाइड्राइड क्या होता है, अगर हाइड्रोजन पे 1- चार्ज हो जाता है तो इसको हाइड्राइड बोलते हैं। क्या होता है, इसी का एक कंपाउंड बनता है जिसको पेरोक्साइड बोलते हैं। तो पेरोक्साइड का नेचर पता करना है, रिड्यूसिंग नेचर होता है। इसकी रिएक्शन के आई के साथ पढ़नी है, पीबीएस लेड सल्फाइड के साथ पढ़नी है, FeSO4 पोटेशियम और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जो है इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब ये पढ़ लोगे आप, तो लास्ट में फिर क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के और क्या क्या यूजेस हैं, वी हैव टू डिस्कस हियर। ठीक है, तो इतना था। अब हम बातें हैं, अब जो इसके बाद का चैप्टर होगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, वो हमारा इनऑर्गेनिक का ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद जैसे वो टॉपिक खत्म हो गई 2 यूनिट, हमारा आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात। ओके, सो अब हम लोग पढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की। यूनिट नंबर 10 में क्या है, यहाँ पर एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ेंगे। आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर में एस ब्लॉक होता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में भी क्या होते हैं, 2 तरह के ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 होते हैं। ठीक है ना, ये आपका ब्लॉक होता है ऐसे पीरियोडिक टेबल का, ये। ठीक है ना, और नीचे डी ब्लॉक होता है, ये नहीं सॉरी, ये एफ ब्लॉक होता है, ये हमारे बीच में डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, इसके कॉर्नर में 0 ग्रुप होता है जो कि पी ही ब्लॉक में आता है। और इधर एस ब्लॉक में क्या है, 2 कॉलम होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में डी ब्लॉक आपको जो है वो 12 पे पढ़ना है, डी और एफ। अभी
11th में आपको एस और पी पढ़ना है। तो अब इसमें क्या है, एस ब्लॉक के मेटल्स को या एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एल्कली या एल्कलाइन मेटल्स। यानी कि ग्रुप 1 को एल्कली मेटल कहते हैं, क्षारीय धातुएं, और एल्कलाइन मेटल्स ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं, जिसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम आता है और भी बहुत सारे आते हैं। और एल्कली में क्या होता है, क्षारीय में सोडियम आ जाएगा आपका, पोटेशियम आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ये इसमें आता है। ठीक है, ओके। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट्स निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से आपको मालूम चलेगा कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बाह्यतम कक्षा है, उसमें क्या होता है, एस लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में ही आता है, इसी वजह से उसको एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, बताएंगे। एटॉमिक रेडियाई यानी कि रेडियाई बिल्कुल आएगी, जैसे इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वहां पे जाके पढ़ना होगा, तभी तो आप पे मालूम चलेगा कि ये होता क्या है। इसमें भी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा होता है इन सबका। ठीक है, कार्बोनेट्स क्या बनते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स क्या होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, इन सबको पढ़ेंगे। और यहाँ पे प्रिपरेशन पढ़ेंगे नमक की, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा की पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट की पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे बनता है आपको पता भी है, आपने 10th में पढ़ा भी है। फिर ये सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2H2O3 जो है, इसकी भी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस यू ऑलरेडी नो इन 10th क्लास, वहां ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। CaCO3 क्या होता है उसको पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है उसको यहाँ पढ़ेंगे। तो याद रखिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CSC बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, पैटर्न अब सेम ही होता है 11th और 12th का आपका। ठीक है, कुछ हम कहते हैं कि हाँ ICSE बोर्ड में अब ज्यादा होता है, तो आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, ICSE बोर्ड वालों को यहाँ पे नया लगेगा ये। ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब पी ब्लॉक की बात करते हैं। अच्छा हाँ, फिर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को स्पेशली अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रुप 1 में हम लोग सोडियम के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप 2 में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक की अब बात करते हैं, तो पी ब्लॉक हमारा इधर है। तो पी ब्लॉक में सबको नहीं पढ़ना है, हम लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 और 14 को पढ़ेंगे, बाकी फर्दर हम लोग 12th में पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर भी सिमिलरली इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि ग्रुप 13 में हमारा बोरॉन आता है, तो बोरॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको हम लोग बोरैक्स बोलते हैं, बोरिक एसिड भी होता है, H3BO3 बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है एल्युमिनियम का, एक्चुअल में एल्युमिनियम जो है एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, कुछ केसेस में वो एसिड की तरह भी वर्क करता है और कुछ केसेस में वो बेस की तरह भी काम करता है, इसीलिए उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 में, तो फ्लोरीन की बात करेंगे। तो फ्लोरीन क्या है, कार्बन की तरह ये भी क्या करता है, फ्लोरीन्स बनाता है। ठीक है ना। तो कार्बन के ही एलोट्रॉप्स आपने पढ़े होंगे ना। तो कार्बन क्या होता है, दो आपने पढ़े होंगे, एक होता है नहीं 3 भी पढ़ाए हैं मैंने, पढ़ाए हैं। तो आपने जैसे डायमंड पढ़ा, कोल पढ़ा है, ये 2 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है जो आपका एक और होगा, सॉरी डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ा है, ये 2 एलोट्रॉप्स पढ़े, एक तीसरा जो होता है फ्लोरीन्स होता है। ठीक है, C16, तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। फिर सिलिकॉन पढ़ेंगे। अब सिलिकॉन पढ़ रहा है तो सिलिकॉन भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल देता है, जिसको सिलिकेट्स बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे। तो ये सारी जो डिस्कस है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो अब हम लोग आते हैं सीधे, अब हम आते हैं ऑर्गेनिक में। ठीक है, ये आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल का पोर्शन खत्म हुआ, बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग सीधे आते हैं ऑर्गेनिक। तो फाइनली अब हम लोग लास्ट जो है हमारा यूनिट है उसको डिस्कस करते हैं। आधे बच्चे कह रहे हो कि देखो मैम चॉकलेट खा रही है, हाँ खा रहे, मन करा, तो थक गए थे यार बनाते बनाते। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, अब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, क्योंकि ऑर्गेनिक की बात आ गई तो चॉकलेट खाना तो बनता है। तो अब क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब बेसिक कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स जो है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरल इंट्रो मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, यानी कि जनरल यहाँ पे क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, इसको पढ़ेंगे। IUPAC पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC थोड़ा पढ़ा भी है 10th में, यहाँ पे और थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स की। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, IUPAC तो मालूम होगा तभी आप कंपाउंड बना पाओगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारा बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार है। ठीक है, अब होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
विदलन बोलते हैं, फिजन को विदलन, होमोलिटिक अब इतना याद नहीं आ रहा। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं, फाइल का मतलब लवर, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो, करें, जाए, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होंगे ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये सारी चीजें बात करें। कार्बोकैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन होते हैं। कार्बन एनायन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, बताएंगे। अब हम बात करते हैं, जो कि मैंने टॉपिक लास्ट वीडियो डाली थी एल्कीन की, तो हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब अगर किसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाता है, नंबर ऑफ चेन होती है, दो कार्बन की, जहां से बात स्टार्ट हो जाती है, हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो है हाइड्रोकार्बन है, ये दो टाइप का होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब हम किसी रिंग की बात करते हैं, एलिफेटिक का मतलब नॉर्मल कार्बन की चेन की बात करते हैं, और इसमें जो कार्बन है वो रिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, बिल्कुल मतलब बंद होता है वो। ठीक है, अब इसमें एल्केन पढ़ेंगे। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके रिएक्शन पढ़ेंगे बहुत सारे। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे बहुत सारी चीजें, आईपीएससी नेम, बहुत सारी चीजें सब हम देखेंगे। जनरल नेम क्या होता है वो सब पढ़ाएंगे। ठीक है, एरोमेटिक में भी क्या है, हमने बेंजीन, टॉलिन सबको पढ़ेंगे। फ्रीडल का रिएक्शन एक होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, वो पढ़ेंगे। मैकेनिज्म क्या होती है, क्रियाविधि कैसे होती है, यानी कि यहाँ पे भी रेजोनेंस करके दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। आपने सिर्फ रिएक्शन लिख दी, नॉट ओके, आपको बताना है कि ये कैसे बन रहा है। तो मैकेनिज्म जो है यू हैव टू डिस्क्राइब। ठीक है ना, केकुले स्ट्रक्चर है, उन्होंने बेंजीन की रिएक्शन है, मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों दिया, केकले के बारे में बताएंगे। उन्होंने सांप को सपने में देखा कि ऐसे कोयल के शेप में सो रहा, मतलब देखा उसको, उठे, फिर उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया। वैसी कहानी है, देखते हैं क्या है, बताया जाएगा। फिर लास्ट जो हमारी यूनिट है, ये इंक्लूड कर दी गई है, यूनिट नंबर 4, जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, एसएससी बोर्ड में है, ये सीबीएसई में भी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे पोल्यूटेंट्स, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, कौन कौन से टाइप के पोल्यूशन होते हैं, कैसे उसको प्रिवेंशन करना है, ये सारी चीजें वी हैव टू डिस्कस इन लास्ट यूनिट। ठीक है, सो मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ो। अच्छा, बहुत लोग पैनिक बिल्कुल मत होना बच्चे, मुझे पता है आधे लोग इसका सिलेबस देख के इतना डर जाएंगे, बट आप चाहे कॉमर्स लो, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप जो भी लो, आपको पढ़ना तो है, क्योंकि अब सिलेबस सबका ज्यादा है। तो पहली चीज ये भी आप बिल्कुल मत करिएगा कि दोस्तों के कहने पे, अरे यार हम ये ले रहे हैं तुम भी ये लो। आपका फ्यूचर क्या है, व्हाट यू विल बी डिसाइडेड, इट्स योर ओन डिसीजन ना। तो आप क्या डिसाइड करते हो, आपको भाई सिंपल सी बात है, आज तुम्हारे दोस्त हैं, कल को 10 साल बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने वाले हैं, किसी को किसी की मतलब नहीं रहती है। ठीक है ना, फिर वो हो सकता है 10 साल बाद तुमसे कह रहे यार तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है का मतलब है तुम क्या कर रहे हो, और इसका मतलब क्या होता है। सुनो, वो ये पूछेगा कि हाल चाल नहीं लेगा, वो पूछेगा कितना कमा लेते हो, तो तुम्हारे पास क्या रिस्पॉन्स रहेगा, कुछ होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसी के भी कहने से, किसी का मतलब कोई भी प्रेशर दे, डजेंट मैटर, आप अपने पे क्या बिलीव करते हो, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये भी नहीं कि दिखावे के लिए पढ़ना है। जो तुम्हें आगे का तुम्हारा कोई सेट होगा गोल, अगर नहीं है तो आप 11th में आके अपना गोल बना लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है लाइफ में, तभी उसके आप कहते हैं ना स्टेप अप तैयार करने हैं आपको। तो इसीलिए किसी के प्रेशर में मत आइए, आपको जो सब्जेक्ट लेने हैं यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। ठीक है, कि किसी टीचर ने कह दिया कि अरे तुम तो ये नहीं कर सकते हो, या किसी ने घर वाले ने कह दिया अरे तुमसे ये नहीं करा जाता, तो ये नहीं, तुम क्या करते हो वो तुम जानते हो। ठीक है ना बच्चे, तो अपने हिसाब से अपनी चीजों को डिसाइड करो कि तुम्हें क्या लेना है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो लेना। ठीक है, और तुम्हारा जो गोल है उसकी तरह एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते ना। किसी के कहने से आपको किसी ने, लोगों का काम ही क्या है, वो आपको क्या करते हैं, आपको दबाते ही हैं। जब लगता है कि हाँ वो कुछ कर सकता है तो लोग उसको गिराते ही हैं, सब नेगेटिव बोलते हैं ताकि उसका माइंड सेट भी नेगेटिव हो जाए और वो डिमोटिवेट हो जाए। आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ठीक है ना, उंगली उठाने के लिए बहुत लोग मिलते हैं। तो आप अपना डिसाइड करो आपको क्या करना है, और मेहनत करते चलो, ये नहीं रिजल्ट का वेट नहीं करना है कि क्या है कि मतलब जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लो। हाँ, मेरी गलती ये भी है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डालती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। और जैसे बहुत लोगों ने कहा मैम आपके अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, ये नहीं है वो नहीं है। पहली चीज हम वीडियो रेगुलर नहीं डालते, दूसरी चीज ये भी है कि कहते ना आपको रिजल्ट की चिंता नहीं है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, बस मुझे क्या है
पूरे बच्चों को, जितने भी इस इंडिया में बच्चे हैं, मुझे उनको फ्री कोचिंग क्लासेस देनी है। आप कोचिंग में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ लो ना। तो इसीलिए कोचिंग के बर्डन से ना मुक्त हो, फ्री हो जाओ। और आईआईटी नीट की तैयारी के लिए इतना ज़्यादा पैसे देते हो, उससे अच्छा आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, तो उसको डिस्कस करिए, अच्छे से पढ़िए, बिना पैसे बर्बाद किए, क्योंकि टाइम बचाना भी सबसे बड़ा वो है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको लोग बहुत चीजें बोलेंगे, लेकिन ये है ना कि हमें इतना सोचते नहीं कि मैं कितने सब्सक्राइबर है ना, डजेंट मैटर। हाँ, कभी कभी होता है कि लाओ देखें, बट आप अपना बेस्ट करो, जो होगा वो गॉड देखता है, सब देखेंगे, होगा। ठीक है, तो चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको अच्छा लगे, और ये मुझे बता दीजिएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि लाइव वीक में एक बार एक क्लास आपकी कंडक्ट कराई जाए, चाहे छोटे से टॉपिक को लेके की जाए, बट ठीक है, मिलते रहिएगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।